आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका के ऊपर एक विश्लेषणात्मक एवं सारगर्भित चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा 1930 से लेकर 1940 तक झारखंड में हुए आंदोलनों के ऊपर आधारित है, जो आने वाली जेपीएससी तथा झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और आज का ये जो हमारा विश्लेषण है ना, ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 1930 के बाद का जो समय था, जिसे हम गांधी युग का द्वितीय चरण भी कहते हैं, उसमें झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन ने एक बहुत ही संगठित और व्यापक रूप धारण कर लिया था। हाँ, और हमारा मिशन भी आज यही है कि इस पूरी यात्रा को इस डीप डाइव के जरिए एकदम गहराई से समझें। मतलब 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर 1940 के रामगढ़ अधिवेशन और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह तक। सही कहा आपने। ये वो दौर था जहां विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा था, बल्कि एक राजनीतिक परिपक्वता आ चुकी थी झारखंड के लोगों में। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश की तरह झारखंड में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, है ना? जी, एकदम सही। और उसी माहौल में फिर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की। मैं यहाँ सभी परीक्षार्थियों को बताना चाहूंगा कि ये गांधीयन मास स्ट्रगल का महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है, मतलब सोचिए, दांडी यात्रा तो समुद्र के किनारे हुई थी। जी। अब झारखंड जैसे पहाड़ी और घने जंगलों वाले राज्य में, जहां मीलों मीलों तक कोई समुद्र है ही नहीं, वहां नमक कानून तोड़ने का क्या मतलब था? मतलब क्या ये बस सत्ता को चिढ़ाने के लिए था या कोई गहरा संदेश था? देखिए, इसे हम केवल सत्ता को चिढ़ाना नहीं कह सकते। ये दरअसल प्रतीकात्मक अवज्ञा का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण था। प्रतीकात्मक अवज्ञा मतलब सांकेतिक रूप से विरोध। बिल्कुल। झारखंड के लोगों के पास भले ही समुद्र नहीं था, लेकिन उनके पास एक अडिग संकल्प था। 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर करीब 200 लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी या खारे पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। अरे वाह, 50 स्थानों पर! ये तो वाकई एक बड़ा आंकड़ा है। जी, और इससे झारखंड में व्यापक राजनीतिक जागरूकता आई। लोग समझ गए कि मुद्दा सिर्फ नमक का नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का है। सही बात है। और अगर हम अब आगे बढ़ें और इसे जिलेवार समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है रांची का नाम इसमें प्रमुखता से आता है ना? बिल्कुल। और यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस जेपीएससी में अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हमारे सुनने वाले इसे नोट कर लें। अगर हम सबसे पहले रांची की बात करें, तो रांची इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वहाँ तरुण संघ नाम के संगठन ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जी हाँ, तरुण संघ की भूमिका बहुत अहम थी। रांची के छुटिया में 1930 में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। अच्छा। और उस सभा में पीसी मित्रा और देवकीनंदन लाल जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। वहां बाकायदा योजना बनी कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को झारखंड में सफल बनाना है। तो रांची में तो काफी संगठित तरीके से काम हो रहा था। हजारीबाग के बारे में क्या कहेंगे? वहां भी काफी प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी ना? बिल्कुल। हजारीबाग तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। वहां कृष्ण वल्लभ सहाय जी ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर कानून तोड़ा था। खजांची तालाब? जी। और छात्रों, ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लें। कृष्ण वल्लभ सहाय जी को उस थोड़े से नमक बनाने के लिए पूरे 1 वर्ष की सजा मिली थी। बाप रे! सिर्फ एक सांकेतिक नमक बनाने के लिए 1 साल की जेल? यही तो दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार इन प्रतीकात्मक हरकतों से कितना घबराई हुई थी। और हाँ, हजारीबाग की जब हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैंने सुना है कि महिलाओं का नेतृत्व वहां बहुत ही सशक्त था। जी। सरस्वती देवी, जो हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थीं, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। ये तो उस समय के समाज के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ सरस्वती देवी ही नहीं, गिरिडीह क्षेत्र से साधना देवी और मीरा देवी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। कमाल है। और हजारीबाग का जिक्र आते ही मुझे वो जेल वाला वाकया याद आता है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। हाँ, वो हस्तलिखित पत्रिकाओं वाला। बिल्कुल।
मतलब सोचिए, जेल की कालकोठरी में जहां बाहर की हवा भी मुश्किल से आती है, वहां से रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी कैदी नाम की पत्रिका निकाली और महामाया प्रसाद सिन्हा ने कारागार नाम से पत्रिका छापी। जी, और ये सब हाथ से लिखा जाता था, बाहर से चुपके से कागज आते थे। ये दिखाता है कि दमनकारी नीतियां भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाईं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला साहस है ये। अच्छा, रांची और हजारीबाग तो हो गया, पलामू और सिंहभूम के इलाकों में क्या चल रहा था? देखिए, अगर हम पलामू की बात करें ना, तो वहां ग्रामीण आंदोलन बहुत मजबूत था। वहां चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवाड़ जैसे नेताओं ने किसानों और ग्रामीणों को संगठित किया। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ सिंहभूम में, खासकर जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, इस आंदोलन का प्रभाव औद्योगिक था। वहां नानी गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो मतलब हर जिले का अपना एक अलग रंग था इस आंदोलन में। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल आ रहा है। जी, पूछिए। अभी तक हमने जितने भी नाम लिए, पीसी मित्रा, कृष्ण वल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, ये सब मुख्य धारा के या कहें तो शहरी और पढ़े लिखे नेता लगते हैं। लेकिन झारखंड की आत्मा तो इसके जनजातीय समाज में बसती है। हाँ। तो क्या हमारा आदिवासी समाज केवल इन नेताओं के पीछे पीछे चल रहा था, या उनका अपना कोई स्वतंत्र आंदोलन भी था? यह बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जेपीएससी अक्सर इस पहलू से प्रश्न पूछता है। आदिवासी समाज केवल किसी के पीछे नहीं चल रहा था, उनकी भागीदारी अत्यंत सशक्त और स्वतंत्र विचारों वाली थी। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। हजारीबाग के गोमिया क्षेत्र में बंगम मांझी का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने संथालों के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगम मांझी, ओके। और उनके साथ 210 अनुयायियों ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, बल्कि शराब और मांस छोड़ने का और खादी पहनने का संकल्प लिया। मतलब ये एक तरह से सामाजिक सुधार का आंदोलन भी बन गया था। एकदम सही। और जब हम संथाल परगना या रांची, गुमला के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ताना भगतों को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, ताना भगतों का योगदान तो हमेशा से बहुत अनूठा रहा है। बिल्कुल। उन्होंने तो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कर देने से साफ इनकार कर दिया था। उनकी जमीनें नीलाम हो गईं, पर वो झुके नहीं। तो ये जनजातीय भागीदारी बहुत ही प्रखर थी। तो ये तो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही व्यापक दौर। लेकिन इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया, गिरफ्तारियां हुई, तो आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा होगा। जी, 1932-33 आते आते ब्रिटिश दमन बहुत बढ़ गया था। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये चेतना खत्म नहीं हुई, बस इसका रूप बदल गया। रूप बदल गया मतलब कैसे? आइए समझते हैं इसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में। सड़कों का संघर्ष अब चुनावी राजनीति में बदल रहा था। अच्छा, 1935 का अधिनियम। जी। तो इसके तहत जो 1937 में चुनाव हुए थे, उसमें झारखंड की क्या स्थिति थी? 1937 के चुनावों में झारखंड के आदिवासियों के लिए 6 सीटें आरक्षित थीं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इग्नेस बेग को दिल्ली संघीय विधायिका के सदस्य के रूप में चुना गया। ओहो, मतलब स्थानीय नेता अब दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। बिल्कुल। और इसी समय संगठनात्मक विकास भी हो रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संथाल परगना आना एक बहुत बड़ी घटना थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वो तो बहुत बड़े किसान नेता थे ना? जी हाँ, उन्होंने यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो मतलब अब आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि जमींदारों और शोषकों के खिलाफ भी लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। इस 1935 से 1939 के दौर ने झारखंड के नेताओं को प्रशासनिक अनुभव दिया और जनता के बीच राजनीतिक चेतना को और अधिक गहरा किया। बहुत ही शानदार विश्लेषण। और अब हम अपने डीप डाइव के सबसे रोमांचक मोड़ पर आते हैं। जी। 1940 का साल, हजारीबाग जिले का रामगढ़। यहाँ 19 और 20 मार्च को कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। मतलब सोचिए, रामगढ़ जैसा एक छोटा सा क्षेत्र अचानक से भारतीय राजनीति का सुपर बॉल या कहें कि ओलंपिक बन गया। देश के सारे दिग्गज नेता एक ही जगह मौजूद थे। सही कहा आपने। ये झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है और परीक्षार्थियों, यहां से अक्सर सीधे प्रश्न बनते हैं। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जी। और स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल। और जो सबसे खास बात थी, वो थी इसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम। इसका नाम भगवान बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन में झारखंड के जनजातीय नायक को इतना बड़ा सम्मान दिया गया। हाँ, और सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया था।
और मैंने कहीं पढ़ा था कि यहीं पर ताना भगतों ने गांधी जी को कुछ पैसे भेंट किए थे। जी, 400 रुपए की थैली भेंट की थी ताना भगतों ने। बाप रे, 1940 के जमाने में 400 रुपए, उन गरीब आदिवासियों ने कैसे जोड़े होंगे ये पैसे? यही तो उनका निस्वार्थ समर्पण था। लेकिन देखिए, रामगढ़ अधिवेशन सिर्फ इन भावुक पलों के लिए नहीं था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के साये में हो रहा था। हाँ, उस वक्त तो पूरी दुनिया में उथल-पुथल बची हुई थी। बिल्कुल। तो ये अधिवेशन भारत की आजादी की दिशा तय करने के लिए एक बहुत गंभीर मंथन का केंद्र बन गया था। और मंथन केवल कांग्रेस के तंबू में नहीं हो रहा था, है ना? मुझे याद आ रहा है कि वहां वैचारिक टकराव भी बहुत जबरदस्त था। सुभाष चंद्र बोस भी तो वहीं थे। जी हाँ, रामगढ़ में सिर्फ कांग्रेस का ही अधिवेशन नहीं हो रहा था। वहां सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में रामगढ़ के विट्टा नामक स्थान पर अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया था। मतलब एक ही जगह पर गांधी जी का शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा है और ठीक बगल में सुभाष चंद्र बोस एक उग्र और समझौता विरोधी रुख अपना रहे हैं। जी, और उसी वर्ष एमएन रॉय ने भी रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या इससे स्थानीय लोगों में भ्रम पैदा नहीं हुआ होगा? मतलब सब अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इसका पूर्ण निष्पक्षता के साथ विश्लेषण करें तो ये टकराव भ्रम का नहीं था, ये लोकतांत्रिक और वैचारिक विविधता का प्रतीक था। अच्छा। दोनों पक्षों का, चाहे वो गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस, उनका अंतिम लक्ष्य भारत की आजादी ही था। हाँ। बस रास्ते अलग थे। और झारखंड की धरती इस महान राष्ट्रीय वैचारिक मंथन की गवाह बनी। ये बहुत ही खूबसूरत नजरिया है इसे देखने का कि मंजिल एक थी, बस रास्ते अनेक थे। अब अगर हम इसके बाद के घटनाक्रम पर आएं, तो रामगढ़ अधिवेशन के बाद गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। जी, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन झोंक दिया गया तो उसके विरोध में यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और झारखंड में इसका क्या असर रहा? झारखंड में यह आंदोलन सीमित होते हुए भी महत्वपूर्ण था। जमशेदपुर में माइकल जॉन को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। माइकल जॉन, अच्छा। और संथाल परगना में? संथाल परगना में महादेवी केजरीवाल, जो कि मोतीलाल केजरीवाल जी की पत्नी थी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, 1930 में तो पूरा जन आंदोलन था, लाखों लोग सड़कों पर थे। फिर 1940 में गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों बना दिया? ये जन आंदोलन क्यों नहीं था? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और नैतिक सोच थी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को विश्व युद्ध के दौरान भारी संकट में नहीं डालना चाहते थे। मतलब वो मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। एग्जैक्टली। वो देश में कोई बड़ी अराजकता फैलाकर फांसीवादी ताकतों का काम आसान नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ एक नैतिक विरोध दर्ज कराना चाहते थे। इसलिए गिने चुने लोगों ने व्यक्तिगत रूप से जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये वाकई आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही परिपक्व और वैचारिक चरण था। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा का समग्र पुनरावलोकन करें, तो हमने देखा कि कैसे नमक सत्याग्रह से लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह तक झारखंड ने हर मोर्चे पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। जी, हमने जिलेवार गतिविधियों को समझा, रांची के तरुण संघ से लेकर हजारीबाग में महिलाओं के नेतृत्व तक, संथालों और ताना भक्तों की जनजातीय भागीदारी को देखा, और सबसे अहम 1940 का रामगढ़ अधिवेशन और उसके साथ हुए वैचारिक मंथन को भी गहराई से समझा। बिल्कुल। और परीक्षार्थियों के लिए ये सभी तथ्य, चाहे वो बंगम माझी का योगदान हो या रामगढ़ में बिरसा मुंडा द्वार का नामकरण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही संभावित प्रश्न बनाते हैं। और अंत में मैं एक विचार सभी के सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल, रखिए। सोचिए उन ताना भक्तों के बारे में जिन्होंने 1940 के उस दौर में, जब 400 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती थी, पाई पाई जोड़कर वो धन गांधी जी को भेंट किया। हाँ, सच में। उनका ये समर्पण किसी राजनीतिक पद की लालसा में नहीं था, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक निष्ठा थी। आज के सूचना के इस अति प्रवाह वाले युग में, जहां विचार रोज बदलते हैं, क्या हम उस स्तर की निस्वार्थ और अडिग वैचारिक निष्ठा की कल्पना कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर करें। बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आपने। आज हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका भाग 3 अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझा, जो झारखंड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा हो, तो AI
एग्जाम चौपाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।